एक ऐसे फिलोसोफर जो कि इंस्पिरेशन बने लिबरल्स के लिए, सोशलिस्ट के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए एंड टोटलिटेरियंस के लिए। एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने कहा मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जीन जैक रूसो की फिलॉसफी, जीन जैक रूसो के थॉट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार कौन था जीन जैक रूसो? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जीन जैक रूसो के थॉट्स को आपको कवर करना है अपने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के एग्जामिनेशन के लिए। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें आपको जीन जैक रूसो के थॉट्स को कवर करना है। आपको कवर करना है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। ये देखिए किस प्रकार क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्निटी को, एनलाइटनमेंट को। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है, किस प्रकार नोबल सैवेज जो है वो इवॉल्व हुआ है एंड जो सोसाइटी है वो क्या करप्ट करती है, किस प्रकार असमानता यानी कि इनइक्वालिटी का ओरिजिन हुआ है, उद्भव हुआ है। एंड इनका मोस्ट फेमस जो वर्क है, जो इनका थॉट है, जनरल विल का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर एंड सेल्फ गवर्नमेंट पर। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखें, पार्ट 2 भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं जीन जैक रूसो की फिलॉसफी को, जीन जैक रूसो के थॉट्स को। Let us start our discussion with the famous quotation, which is man is born free, but everywhere he is in chains. Dear students, जीन जैक रूसो का कहना था कि मैन जो है जब जन्म लेता है तो वो एकदम फ्री होता है, लेकिन जब हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो वो चेन्स में, बेड़ियों में बंधा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस कोटेशन को हम आने वाली वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये जो कोटेशन है ये इनके मोस्ट फेमस क्रिएशन विच इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कोटेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आइए देखते हैं कि आखिरकार रूसो कौन था। कौन था रूसो? रूसो इज़ नॉन एज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्स। इनको देखिए थिंकर ऑफ पैराडॉक्स जो है कहा जाता है, क्योंकि इनके हर एक कोटेशन में, हर एक इनके थॉट में, हर एक इनके आइडिया में विरोधाभास जो है हमें फील होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। एक तरफ ये बात करते हैं लिबर्टी की, फ्री की, दूसरी तरफ ये बात करते हैं चेन्स की। तो ये जो है ये पैराडॉक्स को इंडिकेट करता है। तो रूसो जो हैं वो एक थिंकर ऑफ पैराडॉक्स है। देन हिज आइडियाज इंस्पायर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ इनलाइटनमेंट। ये जो हैं इनलाइटनमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन में केवल फोकस किया जाता है रीजन पर, रेशनलिटी पर, साइंटिफिक थिंकिंग पर, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग पर, और जो ह्यूमन की जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं जो कि है फीलिंग, इमोशंस, एम्पैथी, इन सभी को अंडरमाइन कर दिया जाता है इनलाइटनमेंट में, मॉडर्निटी में। तो ये फर्स्ट थिंकर हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं इनलाइटनमेंट को, इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन को। हिज फिलॉसफी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आइडियाज ऑफ हॉब्स एंड लॉक। देखिए जो इनकी फिलॉसफी है ये पूरी तरह डिफरेंट है द आइडियाज ऑफ हॉब्स एंड लॉक। जो हॉब्स की फिलॉसफी है एंड जो लॉक की फिलॉसफी है, या फिर आप कहें
कि जो हॉब्स एंड लॉक ने अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया उससे बिल्कुल डिफरेंट इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ये जो हैं फर्स्ट टाइम पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट जो है लेकर आते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी का अर्थ है अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। ये कहते हैं कि जो पॉपुलर सोवरेनिटी है वो जनता के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देखिए जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये उसके अगेंस्ट में है, ठीक है, ये उसको प्रमोट नहीं करते हैं। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस प्रकार ये सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एंड किस प्रकार ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बुरा मानते हैं। ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड टोटलिटेरियंस, ये जो हैं इनकी जो फिलॉसफी है ये इंस्पिरेशन रही है लिबरल्स के लिए, सोशलिस्ट के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए एंड एज वेल एज अथॉरिटेरियंस एंड टोटलिटेरियंस के लिए। My dear students, let us see life and time of Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, born in Geneva, Switzerland, as son of watchmaker. Dear students, Jean-Jacques Rousseau 28 जून 1712 में जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में एक वॉच मेकर के घर जन्म लेते हैं, ठीक है। इनकी जो मृत्यु है, जो इनका देहांत है, वो 2 जुलाई 1778 में हो जाता है, यानी कि लगभग 66 साल तक ये रहे हैं जीवित। हिज मदर डाइड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिज बर्थ, देखिए इनकी माता का मृत्यु जो है वो हो जाती है कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण जब इनका जन्म होता है। दिस मेड हिज चाइल्डहुड लोनली, तो देखिए इनकी मदर के जाने के बाद इनका जो बचपन है वो काफ़ी अकेलेपन में बीता है एंड जो इनके रिलेशन थे अपने फादर के साथ वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। इन 1742 ही मूव्ड टू पेरिस, 1742 में ये पेरिस मूव्ड कर जाते हैं। एज वाइडली ट्रेवल्ड, ये अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चले हैं, ठीक है। एंड रीड, काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं, बट नॉट फॉर्मली एजुकेटेड मैन, देखिए इन्होंने शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है किसी स्कूल या फिर किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली है, ठीक है। देयर ही बिकेम पार्ट ऑफ द इनलाइटनमेंट, तो देखिए जैसे ये 1742 में पेरिस चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चले हैं ये, ठीक है। ये पेंटर भी रहे हैं, फेमस म्यूजिशियन भी रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी एजुकेटेड मैन रहे हैं, ठीक है। सो देखिए ये जो हैं ये इनलाइटनमेंट में पार्ट लेते हैं, जो कि एक इंटेलेक्चुअल फिलोसफीज़ का ग्रुप था, यानी कि फिलोसफर्स का ग्रुप था, ठीक है। तो वहाँ पर जो ये ग्रुप था, ये इनलाइटनमेंट जो ग्रुप था, ये इंसाइक्लोपीडिया के लिए आर्टिकल्स को लिखता था, ठीक है। तो वहाँ पर एक राइटर थे डाइड्रॉट, ठीक है। तो ये उनकी हेल्प से एक आर्टिकल जो हैं वो लिखते हैं जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभी तक इनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया है, लेकिन ये एक एकेडमी के लिए एक एस्से जो हैं वो लिखते हैं। एक एकेडमी के द्वारा एक एस्से कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। तो ये 2 एस्से जो लिखते हैं उस एकेडमी के लिए, उन 2 एस्से से इनकी लाइफ में एक चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। तो देखिए 2 एस्सेज चेंज्ड हिज लाइफ। फर्स्ट है डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, जो कि इन्होंने 1750 में लिखा, एंड देन सेकेंड एस्से है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि इन्होंने 1755 में लिखा। सो देखिए 1750 में जब इन्होंने अपना ये आर्टिकल लिखा, अपना ये एस्से लिखा, तो ये थीम थी कि वेदर रिस्टोरेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू द प्योरिफिकेशन ऑफ मॉरल्स। देखिए जिस प्रकार कुछ दशकों में, कुछ डिकेड्स में
आर्ट्स एंड साइंस ने प्रोग्रेस की है, तो क्या इसमें मोरालिटी का भी डेवलपमेंट हुआ है? ये एक थीम थी जिनके ऊपर इन्होंने अपना एक आर्ग्यू करते हुए एक एस्से लिखा, द डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, जिसने फर्स्ट अवार्ड जो है इनको मिला। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जो है इसमें अचीव किया। देन उसी एकेडमी में कुछ सालों बाद एक और कंपटीशन कराया जाता है जिसकी थीम होती है कि इनइक्वलिटी का जो उदय है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, जो असमानता है उसका विकास कैसे होता है, कहाँ से असमानता आती है, ठीक है, किस प्रकार इसका ऑरिजिन होता है। तो लगभग 1755 में ये इसके लिए एक एस्से लिखते हैं जो है डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, जो कि 1755 में ये लिखते हैं। देखिए, हालांकि ये जो डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी जो ये एस्से लिखते हैं इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन वाइडली लोगों के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको किसी भी प्रकार का अवार्ड जो है नहीं दिया जाता है। तो ये जो दो एस्से हैं इनकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आता है। एंड जो इनका फर्स्ट जो एस्से था डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, जिसमें ये आर्ग्यू करते हुए बताते हैं, इसने जो है काफ़ी इनको फेमस करा। ठीक है, इनको जो फेम है वो अपने इसी एस्से के द्वारा मिली है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स 1762 में ये अपनी पब्लिश करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि इनकी मोस्ट फेमस क्रिएशन है। एंड सेम ईयर ये अपनी जो इनकी एमली जो नोवेल है उसको भी ये पब्लिश करते हैं, एंड ऑन एजुकेशन को भी ये पब्लिश करते हैं 1762 में। एंड जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है द कन्फेशंस, ये पब्लिश होती है इनकी डेथ होने के बाद लगभग 1782 में। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द कन्फेशंस ये जो है पब्लिश की जाती है एंड काफ़ी लोगों के द्वारा ये पढ़ी जाती है। अब देखिए, इनका जो जीवन है, जो इनके आखिरी दिन जो हैं वो काफ़ी अकेलेपन में बीते हैं। ठीक है, एंड जो इनके फ्रेंड्स थे उन्होंने छोड़ दिया था इनको, एंड हॉन्टेड बाय द पावर्स एंड ही बिकेम पैरानॉइड। देखिए, कुछ इनकी दिमागी हालत के कारण इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है 2 जुलाई 1778 में। ये जो हैं चले जाते हैं दुनिया छोड़कर। ठीक है, तो देखिए, हमें देखने को मिलता है जैसे कि हमने बताया ऑलरेडी कि इनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसमें आपको एक विरोधाभास जो है देखने को मिलता है। ये जो हैं पैराडॉक्स जो है सराउंड्स हिज लाइफ एंड राइटिंग्स, इनकी लाइफ एंड राइटिंग्स में ये जो पैराडॉक्स है ये सराउंड करता रहता है। ठीक है, चारों तरफ पैराडॉक्स ही नज़र आता है। इमेंसली टैलेंटेड, ये देखिए काफ़ी टैलेंटेड थे, काफ़ी ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। इनके थॉट्स जो हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, एंड इनके थॉट्स को समझ पाना काफ़ी मुश्किल भी था। अलग अलग रिजीम्स के लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट से इनके थॉट्स को समझने का प्रयास किया है। एंड देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनकी जो फिलॉसफी है ये टोटली डिफरेंट थी फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ हॉब्स एंड लॉक। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जीन जैक रूसो का वो बिल्कुल डिफरेंट था अगर हम कंपेयर करें हॉब्स एंड लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। ये अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी अच्छा जो है बताते हैं। तो देखिए, ये है जीन जैक रूसो का इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं इनका लाइफ एंड टाइम कैसा था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन थे जीन जैक रूसो, क्या इनका लाइफ रही है, क्या इनका टाइम रहा है। अब देखिए, जो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल इनके सेकंड डिस्कोर्स के अंदर, एंड सेकंड वन मिलती है इनके जो इनकी क्रिएशन है जो इन्होंने 1762 में लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दो जगह इनकी फ़िलॉसफी जो है हमें देखने को मिलती है। इनका जो वर्क है, जो इनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है वो हमें इन दो जगह देखने को मिलती है। सेकंड डिस्कोर्स की अगर हम बात करें, सेकंड डिस्कोर्स वही जो कि इन्होंने 1755 में एक एस्से लिखा डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी।
तो डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में थोड़ी बहुत इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की झलक जो है हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर ये बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को, जहाँ पर ये बताते हैं कि किस प्रकार स्टेट ऑफ नेचर है, किस प्रकार सोसाइटी का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये अपने सेकंड डिस्कोर्स के अंदर बताते हैं, जो कि है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। देन इनकी सेकंड जो वर्क हमें देखने को मिलता है, सेकंड जो इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है इनके मोस्ट फेमस वर्क विच इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1762 में पब्लिश होती है, जिसमें ये आइडिया देते हैं जनरल विल का, पॉपुलर सोवरेनिटी का। सो ये जो हैं काफ़ी इनकी मोस्ट फेमस वर्क रहे हैं। इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इन दो चीज़ों में देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, जीन जैक रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी पर चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं कि क्या पैटर्न होता है, क्या एक पैराडाइम होता है, क्या एक मॉडल होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो हैं फॉलो करते हैं। चाहे जॉन लॉक की बात करें, चाहे थॉमस हॉब्स की बात करें, ये सभी जो हैं एक सिमिलर पैराडाइम पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप आता है, जो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, वो होता है स्टेट ऑफ नेचर। सबसे पहले ये बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, प्राकृतिक अवस्था क्या है। देन ये बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है किस प्रकार तब्दील हो जाती है, किस प्रकार चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ वॉर में। एंड जब ये स्टेट ऑफ वॉर में चेंज हो जाता है तो इसमें से बाहर निकलने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रिएट किया जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही एक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये जो हैं 4 स्टेप हैं जो कि हर एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले वो स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करता है, देन इसको डिफाइन करने के बाद किस प्रकार वो स्टेट ऑफ वॉर में चेंज हो जाता है इसको डिफाइन करता है, देन स्टेट ऑफ वॉर में से निकलने के लिए किस प्रकार एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया है वो आता है, एंड इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक गवर्नमेंट का गठन होता है, एक गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश की जाती है। सो ये एक सिमिलर पैराडाइम है, सिमिलर मॉडल है। ठीक है, जिस पर हर एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो है वर्क करता है, चाहे आप जॉन लॉक की बात करें, चाहे आप जीन जैक रूसो की बात करें, चाहे आप थॉमस हॉब्स की बात करें। ठीक है, ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो इनकी फिलॉसफी रही है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है लिबरल्स के लिए, सोशलिस्ट के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए, टोटलिटेरियंस के लिए, अथॉरिटेरियंस के लिए। ठीक है, जिनको हम आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए समझने एंड जानने का प्रयास करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। जीन जैक रूसो किस प्रकार डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि स्टेट ऑफ नेचर का तात्पर्य है प्राकृतिक अवस्था, ऐसी अवस्था जिसके अंदर ना ही कोई सोसाइटी है, ना ही कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई स्टेट है, ना ही कोई लॉ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना ही कोई लैंग्वेज है, ना कोई साइन है। ऐसी अवस्था को किस प्रकार जीन जैक रूसो जो हैं डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। ठीक है, जो कि एक पार्ट है स्टेट ऑफ नेचर का। स्टेट ऑफ नेचर को समझने से पहले आपको समझना है ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन नेचर कैसा था। ठीक है, सो देखिए, इनके काफ़ी पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स रहे हैं ह्यूमन नेचर को लेकर। ये कहते हैं कि मैन बाय नेचर ओनली 2 इमोशंस और फीलिंग्स। देखिए, मैन जब जन्म लेता है तो वो जन्म से ही केवल दो तरीके की क्वालिटीज़ के साथ आता है। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ लव एंड सेकंड वन इज़ पिटी, या फिर आप कह सकते हैं कंपैशन फॉर अदर्स। इनके देखिए काफ़ी पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स रहे हैं ह्यूमन नेचर को लेकर। ये कहते हैं कि नेचर के द्वारा मैन के पास 2 तरीके के इमोशंस होते हैं और फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ सेल्फ लव, यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, अपने आप के जो आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो कोशिश करता है, फ्रीडम। एंड सेकंड वन इज़ पिटी, कंपैशन फॉर अदर्स, यानी कि पिटी का मतलब होता है दया।
ठीक है। कंपैशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दया, दूसरों का जो दुख है उसको अपना मान लेना, ठीक है। इस प्रकार ये जो है बताते हैं कि ह्यूमन जो है नेचर के द्वारा दो तरीके के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ आता है। फर्स्ट इज सेल्फ लव एंड सेकंड वन इज पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स। इसको आने वाली स्लाइड के माध्यम से हम और समझने का प्रयास करेंगे। देन बट ह्यूमन नेचर वॉज करप्टेड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब देखिए यही जो ह्यूमन नेचर है, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये करप्ट कर ली जाती हैं जब ह्यूमन जो है, इंडिविजुअल जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में चला जाता है, ठीक है। मैन लिव्ड एज नोबल सेवेज, ये कहते हैं मैन जो है इन दोनों क्वालिटीज़ के साथ एक नोबल सेवेज की तरह रहता है, ठीक है। सेवेज का मतलब है अनसिविलाइज्ड पर्सन, एंड नोबल इसलिए कहा है क्योंकि इनके पास ये दो तरीके की इमोशंस हैं, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए जब तक मॉडर्न सिविलाइजेशन का एडवेंचर नहीं हुआ था, एडवेंट नहीं हुई थी, तब जो था, जो मनुष्य था, जो ह्यूमन था, वो एक पीसफुल ज़िंदगी जो है व्यतीत करता है, ठीक है। दूसरों के साथ भी शांति के साथ रहता है, एंड ना ही किसी प्रकार की हमें दुश्मनी देखने को मिलती है, ना ही किसी प्रकार की हमें फ्रेंडशिप जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में इनके व्यू पॉइंट्स हैं। ये इस प्रकार ह्यूमन नेचर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करते हैं, देन ये एक्सप्लेन करते हैं इसी से स्टेट ऑफ नेचर को। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन नेचर को समझने के बाद आइए समझने एंड चर्चा करने का प्रयास करते हैं स्टेट ऑफ नेचर पर। देखते हैं कि किस प्रकार जीन जैक रूसो स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट ऑफ नेचर का तात्पर्य है प्राकृतिक अवस्था, ऐसी अवस्था जहाँ पर ना ही कोई सोसाइटी है, ना ही कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी है, ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई स्टेट है, ना ही कोई सोसाइटी है, ना ही किसी प्रकार के कानून हैं। ऐसी प्राकृतिक अवस्था को ये डिफाइन करते हैं इस तरह, ये कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ ब्लिस है, ये आनंद में है, ये आइसोलेटेड है, टिम्ड है, पीसफुल है यानी कि शांति है, म्यूट है। म्यूट मतलब कि यहाँ पर अभी तक लैंग्वेज का जो आविष्कार है नहीं हुआ है, इसलिए ये म्यूट है। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। ऐसी एक स्टेट ऑफ नेचर को ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो है ये नेचुरल कंडीशंस हैं। जहाँ पर हॉब्स की अगर हम बात करें, जो कि स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करते हैं कि वॉर ऑफ वन अगेंस्ट ऑल, ये कहते हैं कि इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन लिव्ड लाइफ ऑफ नोबल सेवेज। ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है, जो मानव है, वो एक नोबल सेवेज की तरह है, ठीक है। नोबल सेवेज से तात्पर्य जैसे कि मैंने आपको बताया अनसिविलाइज्ड, ये एक अनसिविलाइज्ड है जो कि नोबल है। नोबल यानी कि जो अपनी जो नेचुरल जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीडम एंड पिटी के साथ जो है मानव जो है जन्म लेता है, ठीक है। तो इसी नोबल सेवेज के साथ स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है वो रहता है। ये जो है ये कंडीशन है प्री सोशल ह्यूमन लिविंग की, बिफोर इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। अभी तक सिविल सोसाइटी का आविष्कार नहीं हुआ है, सिविल सोसाइटी जो है इमर्ज नहीं हुई है। ये उस स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अभी तक सिविल सोसाइटी नहीं बनी है, तो मानव जो है वो कैसा है, ठीक है, कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कितनी शांति है, कितना आनंदमय तरीके से जीवन जो है व्यतीत कर रहा है नेचर के साथ। नेचर के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। इट वॉज ए सोशल, ये जो है वो ए सोशल है, ए मोरल है, किसी भी तरह की मोरालिटी नहीं है, मोरल नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड लिविंग है, अकेले रहते हैं सब। मैन लिव्ड फॉर हिमसेल्फ, मैन जो है वो खुद के लिए जीता है, ठीक है। ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट वट अदर्स थिंक ऑफ दैम, इसे इस बात की चिंता नहीं है कि और लोग जो हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या पहनते हैं, या फिर वो जो बंदा है, वो जो मानव है, वो जो ह्यूमन है, वो दूसरों के लिए नहीं जीता है, वो खुद के लिए जीता है, ठीक है। इस स्टेट ऑफ नेचर में एवरीवन वॉज जज ओनली फॉर हिमसेल्फ, हर एक जो बंदा है, हर एक जो ह्यूमन है, वो अपने आप को जज करता है, ठीक है। लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज फ्रूगल, लेजी, कंटेंटेड, पीसफुल एंड आइसोलेटेड। ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ना ही कोई कन्फ्लिक्ट है, ना ही कोई कॉपरेशन है,
अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी स्टेट ऑफ नेचर में ना ही किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है, ना ही कोई प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, ना ही कोई कॉपरेशन है। कॉपरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ है। ना ही किसी प्रकार की कोई मोरालिटी है, यानी कि ना ही कोई सद्गुण है, ना ही कोई अवगुण है। यहाँ पर ना ही किसी चीज़ की कमी है एंड ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, नाइदर हैप्पीनेस नॉर अनहैप्पीनेस। यहाँ पर लोग नहीं जानते हैं कि खुशी क्या है, ठीक है, एंड दुख क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये बात कहते हैं कि इनकी स्टेट ऑफ नेचर में नाइदर कन्फ्लिक्ट नॉर कॉपरेशन, नाइदर वर्च्यू नॉर वाइस, नाइदर स्कैरसिटी नॉर पैलेंटी, नाइदर हैप्पीनेस नॉर अनहैप्पीनेस। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा होगा स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्शन। तो देखिए इन्हीं क्वालिटीज़ के साथ जो हैं आप कहेंगे कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, जो इंडिविजुअल है, वो एक जानवर की तरह जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें सारी फीचर्स क्वालिटीज़ ऐसी ही हैं जैसे एक जानवर में होती हैं, एक एनिमल में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर हैव टू क्वालिटीज़ विच सेपरेट हिम फ्रॉम एनिमल्स। ये इस बात को आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि मानव जो है वो अपनी दो सुपर क्वालिटीज़ के साथ अलग है एनिमल्स से, जानवर से वो अलग है। ऐसी दो प्राकृतिक क्वालिटीज़ हैं मानव के अंदर जो उनको सेपरेट बनाती हैं, अलग बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं एनिमल्स से, जानवर से, जो उनको भिन्न बनाती हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम, सेकंड वन इज़ पिटी और कंपैशन फॉर अदर। अब देखिए फ्रीडम का तात्पर्य है एबिलिटी टू डिसाइड फॉर वन सेल्फ। यहाँ पर फ्री विल की बात होती है। ठीक है, यानी कि अपने कोर्स ऑफ एक्शन पर जो मानव है वो खुद खड़ा रहेगा। ठीक है, अपने एक्शंस को वो खुद डिसाइड करता है, क्या इसको करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, जो भी कुछ है वो मानव जो है खुद तय करता है। ठीक है, किसी दूसरे के गाइडेंस के थ्रू नहीं करता है। तो ये एक फ्रीडम जो है, ये क्वालिटी जो है, ये एनिमल से उस इंडिविजुअल को, इस मानव को डिफरेंट बनाती है। देन सेकंड वन क्वालिटी है पिटी और कंपैशन। अब देखिए पिटी का मतलब है दया, दया भाव, दूसरों के प्रति दया भाव रखना। एंड कंपैशन फॉर अदर्स का मतलब है कि जो दूसरे के दुख हैं उनको अपना मानकर उनके दुख में शामिल होना। एबिलिटी टू फील पेन, दूसरों के पेन को समझना। फॉर नियर वंस, ये है दूसरी क्वालिटी जो कि इन दोनों क्वालिटीज़ के साथ इंडिविजुअल को, मानव को एक एनिमल से, एक जानवर से अलग बनाती है, एक डिफरेंट जो है वो बनाती है। अब देखिए फ्रीडम की अगर हम बात करें कि एबिलिटी टू डिसाइड फॉर वन सेल्फ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक चट्टान है, ठीक है, चट्टान का टुकड़ा जो है वो टूटकर नीचे गिर रहा है, तो आप बताएं क्या वो चट्टान का टुकड़ा फ्री है या नहीं? तो देखिए आप कहेंगे कि वो टुकड़ा जो है फ्री है। ठीक है, लेकिन जीन जैक रूसो आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि वो जो चट्टान का टुकड़ा है वो फ्री नहीं है, वो कंट्रोल किया जा रहा है ग्रेविटेशनल लॉ से। ठीक है, अगर वो फ्री होता, ठीक है, तो उसको जो है अगर वो फ्री होता तो वो आसमान में अटक जाता, क्यों नीचे गिरता? ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो उसको कंट्रोल कर रहा है नीचे आने के लिए। ठीक है, तो जीन जैक रूसो कहते हैं कि जो चट्टान का जो टुकड़ा है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उसको कोई ना कोई जो नेचुरल फिनोमेना है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, वो इससे कंट्रोल हो रहा है। देन ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की बात करें लायन को लेकर, शेर को लेकर। शेर जो है वो बंधा हुआ है, ठीक है, वो कंट्रोल है प्राकृतिक नियम से कि वो शिकार करेगा छोटे मोटे जानवरों का। ठीक है, क्योंकि उसका एक नेचर ही ऐसा है, वो ये नहीं है वो जो है मांसाहारी खाएगा, वो शाकाहार नहीं खाएगा। ठीक है, वो हरी घास या फिर फल फ्रूट, ये जो है सब्जियां जो हैं इनको नहीं खाएगा। उसका नेचर ही ऐसा है कि वो छोटे छोटे जानवर्स को हंटर करेगा एंड उनको खाएगा। ठीक है, तो वो जो है फ्री नहीं है, क्योंकि उसको कंट्रोल
किया जा रहा है नेचुरल फिनोमिना के द्वारा, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए वो फ्री नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जीन जैक रूसो जो हैं किस प्रकार फ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात करें एक मैन की, एक इंडिविजुअल की, वो फ्री है या नहीं। तो देखिए मैन जो है वो पूरी तरह फ्री है अपनी सोल पर, अपनी बॉडी पर। वो कुछ भी कर सकता है, उसका मन करे तो वो मांसाहार भी खा सकता है, उसका मन करे तो वो शाकाहार भी खा सकता है, फलहार भी खा सकता है, जो उसका मन है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैन जो है वो फ्री है, उस पर किसी प्रकार के कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये इस प्रकार इस फ्रीडम के कंसेप्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम उसको और समझने का प्रयास करेंगे, इलेबोरेट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कंसेप्शन है फ्रीडम को लेकर। ठीक है, तो ये बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में कि मैन जो है वो सेपरेट है एनिमल से विद 2 सुपर क्वालिटीज। फर्स्ट वन इज फ्रीडम एंड सेकंड वन इज पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर हैव 2 क्वालिटीज विच सेपरेट्स हिम फ्रॉम एनिमल्स। मैन के पास एक ऐसी नेचुरल सुपर क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको अदर एनिमल्स जो हैं उनसे अलग बनाती हैं, उनसे भिन्न जो हैं वो बनाती हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम एंड सेकंड वन इज़ पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा है स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्शन। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन लिव्ड लाइफ ऑफ नोबल सेवेज। जैसे कि हमने अब आपको बताया कि मैन जो है नोबल सेवेज की लाइफ जो है वो जीता है, क्योंकि अभी तक जो सोसाइटी है उसका इमर्ज नहीं हुआ है। एंड जैसे जैसे जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में जाता है, जैसे जैसे मानव जो है विकास करता है, तो वो जो है इन क्वालिटीज़ को करेक्ट कर देता है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम इस पर भी चर्चा करेंगे इलेबोरेट तरीके से। तो व्हेन मैन बिकेम सिविलाइज्ड दीज क्वालिटीज़ गेट करप्टेड। तो ये जो मेन क्वालिटीज़ हैं, ये जो नेचुरली गिवन हमें जो क्वालिटीज़ हैं ये करप्ट होती चली जाती हैं जैसे जैसे मानव जो है समाज के विकास में भागीदार होता है। ठीक है, अब देखिए आने वाली वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हाउ मैन मूव्स फ्रॉम नेचर टू सोसाइटी। स्टेट ऑफ नेचर से मैन जो है किस प्रकार सोसाइटी में चला जाता है, क्यों उसको ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी क्रिएट करने की, एंड सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनइक्वालिटी को डेवलप करती है, जो इनइक्वालिटी का ओरिजिन जो है करती है। देन किस प्रकार इनइक्वालिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं, एंड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनका क्या सॉल्यूशन है। तो इन सभी के बारे में हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे प्रकार से समझ आया है, एंड अगर मुझे इस पर अच्छा खासा जो रिव्यू है वो देखने को मिलता है, जो फीडबैक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत जल्द सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का हम लेकर आएंगे एंड कंटिन्यू करेंगे आगे के पॉइंट्स जो हैं, इनके जो कंसेप्शंस हैं, इनके जो थॉट्स हैं। इस लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इनके और थॉट्स को, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो मानव है वो सोसाइटी के अंदर जाता है एंड समाज के विकास में अपनी भागीदारी जो है वो देता है, एंड किस प्रकार कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होती हैं, एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्शन अच्छे प्रकार से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देते हुए, इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं, एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसी ही और रोचक वीडियोस चाहते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का
जो कंसेप्शन है वो मिस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Stay home, stay safe and stay indoors, and good wishes for your semester examinations.